हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। साथ लाए हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। शुरू करते हैं वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है लैम्बास्ट। क्या है? लैम्बास्ट। और इस शब्द को अगर आप अपने जीवन में इस अर्थ के लिए जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं उससे रिप्लेस करके यूज करें तो एक तो ये शब्द भूलेंगे नहीं, साथ में आपकी जो स्पीकिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। लैम्बास्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। लैम्बास्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज हार्शली। किस चीज का भाई? समवन और समथिंग। मतलब है किसी का, किसी चीज का बहुत बुरी तरह से निंदा करना, जोरदार फटकार लगाना, कड़ी निंदा करना या बुरी तरह से फटकारना। इस अर्थ में हम लैम्बास्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट एंड कंडेम। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट एंड कंडेम एक अर्थ में लैम्बास्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कमेंड, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? कमेंड, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट लैम्बास्ट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज अ ग्रॉस डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रूथ। क्या है? दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज अ ग्रॉस डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रूथ। यहां पर जो आज का वर्ड ऑफ द डे है ये क्रिटिसाइज के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिटिसाइज की जगह पर आप लैम्बास्ट यूज करें और ध्यान में रखें कि इसी का मतलब होता है कड़ी निंदा करना। क्रिटिसाइज हार्शली, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग हार्शली, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं लैम्बास्ट का। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है पेंडेमोनियम और ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन। क्या है? अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन मतलब है हुल्लड़बाजी, बहुत शोर और अव्यवस्था, भारी गड़बड़ की जो स्थिति होती है उसको पेंडेमोनियम कहते हैं। पेंडेमोनियम नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पेंडेमोनियम को आप कियोस भी कह सकते हैं। अव्यवस्था की स्थिति है। अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, हुल्लड़बाजी, बहुत शोर और अव्यवस्था, भारी गड़बड़ की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं पेंडेमोनियम। सिनोनिम की बात करें कियोस, हुलाबलू एंड टुमुल्ट। क्या हो जाएगा? कियोस, हुलाबलू एंड टुमुल्ट एक अर्थ में पेंडेमोनियम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें साइलेंस, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या है? साइलेंस, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक अर्थ में पेंडेमोनियम के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेंडेमोनियम ब्रोक आउट व्हेन द न्यूज वाज अनाउंस्ड। क्या है? पेंडेमोनियम ब्रोक आउट व्हेन द न्यूज वाज अनाउंस्ड। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पेंडेमोनियम। नाउन की तरह प्रयोग होता है। मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, है ना। अव्यवस्था, भारी गड़बड़ी, हुल्लड़बाजी की स्थिति जो होती है उसको हम कहते हैं पेंडेमोनियम। चलिए अगला जो शब्द है वो है टिप ओवर। टिप ओवर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू फॉल और टर्न ओवर, टू मेक समथिंग डू दिस, है ना। मतलब है उलट देना या उलट जाना। इस अर्थ में हम टिप ओवर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें बॉल ओवर, नॉक ओवर एंड ओवरटर्न। क्या हो जाएगा? बॉल ओवर, नॉक ओवर एंड ओवरटर्न एक अर्थ में टिप ओवर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एंटोनिम के तौर पर राइट या अपराइट को रख सकते हैं। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है। टिप ओवर, इसका मतलब होता है टू फॉल और टर्न ओवर, है ना, उलट देना या उलट जाना। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मग टिप्ड ओवर स्पिलिंग हॉट कॉफी एवरीवेयर। क्या है? द मग टिप्ड ओवर स्पिलिंग हॉट कॉफी एवरीवेयर। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है टिप ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी, है ना। भयाकुलता, भयाकुलता का मतलब है भय से जो व्याकुलता पैदा होती है उसको भयाकुलता या चिंता कहते हैं। व्याकुलता या घबराहट जो होता है, एंजाइटी होता है, उसके लिए हम कॉन्स्टर्नेशन का यूज कर सकते हैं। और फीलिंग ऑफ शॉक और वरी, इसके लिए कॉन्स्टर्नेशन यूज करते हैं। सिनोनिम की बात करें एंग्स्ट, एंजाइटी एंड ट्रेपिडेशन। क्या हो जाएगा? एंग्स्ट, एंजाइटी एंड ट्रेपिडेशन कॉन्स्टर्नेशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेटिस्फैक्शन, ईज एंड कंटेंट। क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन, ईज एंड कंटेंट एक अर्थ में कॉन्स्टर्नेशन के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी
स्टेयर्ड एट ईच अदर इन कॉन्स्टर्नेशन। क्या है? वी स्टेयर्ड ईच अदर इन कॉन्स्टर्नेशन। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है कॉन्स्टर्नेशन। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और मतलब होता है फीलिंग ऑफ शॉक और वरी, मतलब है एंजाइटी, है ना, भयाकुलता, व्याकुलता, घबराहट, चिंता। इस अर्थ में हम कॉन्स्टर्नेशन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन और अ थिंग दैट डज अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल समबडी और समथिंग परमानेंट कैन बी फाउंड। यानी एड हॉक के तरह कह सकते हैं। सेम सेंस यहां पर आ रहा है कि एक पर्सन या कोई चीज जो कि एक जॉब तब तक करे जब तक कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना ढूंढ लिया जाए। अ पर्सन और थिंग दैट डज अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल समबडी और समथिंग परमानेंट कैन बी फाउंड। मतलब है किसी काम के लिए स्थायी होने तक अव्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था के रूप में, अस्थायी व्यवस्था, स्थायी नहीं, अस्थायी होने तक अस्थायी व्यवस्था यानी टेम्पररी बेसिस पर कोई व्यक्ति या वस्तु जो होता है उसको हम कहते हैं स्टॉप गैप। किसी काम के लिए स्थायी होने तक अस्थायी व्यवस्था के रूप में कोई व्यक्ति या वस्तु, उसको हम कहते हैं स्टॉप गैप। सिनोनिम क्या है? प्रोविजनल, मेकशिफ्ट, प्रोटेम एंड एडॉक। क्या हो जाएगा? प्रोविजनल, मेकशिफ्ट, प्रोटेम एंड एडॉक एक अर्थ में स्टॉप गैप के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें परमानेंट, अनअल्टरेबल, वेल एस्टेब्लिश्ड। क्या हो जाएगा? परमानेंट, अनअल्टरेबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड एक अर्थ में स्टॉप गैप के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? होटल्स आर यूज्ड एज अ स्टॉप गैप अंटिल द फैमिलीज कैन फाइंड परमानेंट एकोमोडेशन। क्या है? होटल्स आर यूज्ड एज अ स्टॉप गैप अंटिल द फैमिलीज कैन फाइंड परमानेंट एकोमोडेशन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है स्टॉप गैप, मतलब होता है पोर्शन और थिंग दैट डज अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल समबडी और समथिंग परमानेंट कैन बी डन। चलिए अगला जो शब्द है वो है टेलर। जानते हैं नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और फिर हम यहां पर आपको कुछ कॉमन बताएंगे। जैसे काउ का मीनिंग अलग था, मिल्क का मीनिंग अलग था, डॉग का मीनिंग अलग था, परंपरागत जो जानते हैं, तो टेलर का मीनिंग भी यहां कुछ अलग है। टू मेक और डिजाइन समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस। अनुकूल बनाना, उपयुक्त बनाना। टू मेक और डिजाइन समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस, यानी कुछ बनाना, कुछ डिजाइन करना, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको कहते हैं टेलर, है ना। टू मेक और डिजाइन समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस, उस अर्थ में हम टेलर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें एडेप्ट, एडजस्ट, मॉडिफाई, कस्टमाइज। क्या हो जाएगा? एडेप्ट, एडजस्ट, मॉडिफाई, कस्टमाइज एक अर्थ में टेलर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें मिस एडजस्ट, इंपेयर एंड कंट्रवीन। क्या हो जाएगा? मिस एडजस्ट, इंपेयर एंड कंट्रवीन एक अर्थ में टेलर के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे बताइएगा कि क्या आप सबको टेलर का यह मीनिंग पहले से पता था? कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। टेलर का यहां क्या मीनिंग है? टू मेक और डिजाइन समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस, इस अर्थ में हम टेलर का प्रयोग करते हैं। अनुकूल बनाना, उपयुक्त बनाना, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोग्राम्स टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। क्या है? प्रोग्राम्स टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है टेलर, मतलब होता है टू मेक और डिजाइन समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस। अनुकूल बनाना, उपयुक्त बनाना, इस अर्थ में हम टेलर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है गम्पशन। गम्पशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू नो हाउ टू डील विद समथिंग और हाउ टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और करेज और डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ऐसी क्षमता जिसमें आपको पता हो कि किसी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका करेज या डिटर्मिनेशन, इस अर्थ में हम गम्पशन का प्रयोग करते हैं। गम्पशन का क्या मतलब है? अरे चल नहीं, ये इसका नहीं होगा। इसका मतलब होगा सहज बुद्धि। जो आपकी सहज बुद्धि है उसके लिए हम गम्पशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा इसका। चाल और व्यू तो होगा नहीं, इसका हो जाएगा सहज बुद्धि, या आप साहस और संकल्प के अर्थ में भी कर सकते हैं, ठीक है। साहस और संकल्प, इस अर्थ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गम्पशन का सीधा मतलब है द एबिलिटी टू नो हाउ टू डील विद समथिंग और हाउ टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। करेज और डिटर्मिनेशन, इस अर्थ में हम गम्पशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें प्रूडेंस, विजडम, सेंस एंड विट।
क्या हो जाएगा? प्रूडेंस, विजडम, सेंस एंड विट एक अर्थ में गम्पशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इम्प्रूडेंस, स्टुपिडिटी एंड इडियोसी। क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंस, स्टुपिडिटी एंड इडियोसी। क्या है? स्टुपिडिटी, इडियोसी एंड इम्प्रूडेंस एक अर्थ में गम्पशन के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टुपिड से बना हुआ है स्टुपिडिटी एंड इडियोसी, है ना? इम्प्रूडेंस ये इसका एंटोनिम है। सिनोनिम की बात करें, प्रूडेंस, विजडम, सेंस और विट। एग्जांपल देख लेते हैं। She had the gumption to report the incident to the police and ensure justice was done. She had the gumption to report the incident to the police and ensure justice was done. इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है gumption, मतलब होता है the ability to know how to deal with something, मतलब है ऐसी क्षमता कि किसी सिचुएशन से कैसे डील करे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। करेज एंड डिटर्मिनेशन इस अर्थ में हम गम्पशन का प्रयोग करते हैं। सहज बुद्धि कह सकते हैं, साहस और संकल्प कह सकते हैं, इस अर्थ में गम्पशन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है फरलॉन्ग। फरलॉन्ग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है और ये पैरोल की तरह है ना? कहता है अ टाइम अलाउड फॉर अ पर्सन टू बी एब्सेंट स्पेशली फ्रॉम आर्मी और अ प्रिजन, या फिर टू ग्रांट अ लीव ऑफ एब्सेंस। मतलब है कि अवकाश या अस्थायी छुट्टी किसके लिए है? विशेष करके आर्मी से हो उसके लिए है और प्रिजन से हो उसके लिए है, उसके लिए यूज करते हैं फरलॉन्ग का, है ना? सिनोनिम का है वैकेशन, सबैटिकल एंड रिसेस। क्या हो जाएगा? सिनोनिम है वैकेशन, सबैटिकल एंड रिसेस। पैरोल होता है ना, जो जेल से कैदियों को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलती है, उसके आधार पर भी हम उसके सिनोनिम के तौर पर इसको फरलॉन्ग को रख सकते हैं। अ टाइम अलाउड फॉर अ पर्सन टू बी एब्सेंट स्पेशली फ्रॉम द आर्मी और अ प्रिजन, है ना? टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस। चूंकि नाउन और वर्ब दोनों तरीके से, इसलिए वर्ब वाला मीनिंग भी है। सिनोनिम क्या है? वैकेशन, सबैटिकल एंड रिसेस। क्या हो जाएगा? वैकेशन, सबैटिकल एंड रिसेस एक अर्थ में फरलॉन्ग के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वर्क, ग्राउंड, ड्यूटी एंड टास्क एक अर्थ में फरलॉन्ग के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम होम ऑन फरलॉन्ग। क्या है? आई एम होम ऑन फरलॉन्ग। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फरलॉन्ग। अ टाइम अलाउड फॉर अ पर्सन टू बी एब्सेंट स्पेशली फ्रॉम द आर्मी और अ प्रिजन, या फिर टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस इस अर्थ में हम फरलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और आपने कहीं ना कहीं स्टिग्मा सुन रखा होगा, उसी से यहां पर जो मिलता जुलता ये है। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है टू मेक समबडी फील अनइंपॉर्टेंट और एज इफ दे आर वेरी बैड एंड डिजर्व डिसअप्रूवल। मतलब है किसी को ऐसा फील कराना कि भैया वो बहुत अनइंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इफ दे आर वेरी बैड एंड डिजर्व डिसअप्रूवल, कि वो बहुत बुरा है, मानो ऐसा कि बहुत बुरा है और डिसअप्रूवल उसके लिए है ही बना हुआ। मतलब है कि यहां पर कलंकित करना, धब्बा लगाना, कलंक लगाना, इस अर्थ में हम स्टिग्मेटाइज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्लेमिश, टार्निश, डिफाइल एंड सली। क्या हो जाएगा? ब्लेमिश, टार्निश, डिफाइल एंड सली एक अर्थ में स्टिग्मेटाइज के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो फिर वही कमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज इसके एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। कमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज, जो आप कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो उस अर्थ में अगर हम विपरीत शब्द कहें तो प्रशंसा करना, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज एक अर्थ में स्टिग्मेटाइज के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है स्टिग्मेटाइज। टू मेक समबडी फील अनइंपॉर्टेंट और एज इफ दे आर वेरी बैड एंड डिजर्व डिसअप्रूवल, कलंकित करना, धब्बा लगाना, कलंक लगाना, इस अर्थ में स्टिग्मेटाइज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना? यहां पर क्या है? स्टिग्मेटाइज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब होता है टू मेक समबडी फील अनइंपॉर्टेंट और एज इफ दे आर वेरी बैड एंड डिजर्व डिसअप्रूवल, इस अर्थ में हम स्टिग्मेटाइज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, है ना? अ वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक इस अर्थ में उग्र आक्रमण या तीखा विरोध या प्रचंड अभियान, इस अर्थ में ऑनस्लॉट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, असॉल्ट, अटैक एंड इन्वेजन। क्या हो जाएगा? असॉल्ट, अटैक एंड इन्वेजन एक अर्थ में ऑनस्लॉट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, डिफेंस, रेसिस्टेंस एंड गार्ड। क्या हो जाएगा? डिफेंस, रेसिस्टेंस एंड गार्ड एक अर्थ में ऑनस्लॉट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ऑनस्लॉट, मतलब होता है अ वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, है ना? बहुत तीखा आक्रमण, प्रचंड अभियान
या फिर उग्र आक्रमण कह सकते हैं, तीखा विरोध कह सकते हैं। ऑनस्लॉट का मतलब है अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। क्या है? अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। इस अर्थ में हम ऑनस्लॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज अनलाइकली दैट हिज फोर्सेस कुड विदस्टैंड एन एनिमी ऑनस्लॉट for very long। क्या है? It is unlikely that his forces could withstand an enemy onslaught for very long। onslaught का मतलब है a violent or strong attack। अगला जो शब्द है वो है exodus। exodus नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। exodus का मतलब है a situation in which many people leave a place at the same time। एक मैंने शब्द बताया था जहां पर एक ही समय में बहुत सारे लोगों का प्रवाह अंदर की तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट में लिख करके बताइएगा कौन सा शब्द मैंने पढ़ा है। जस्ट उसी का उल्टा है। एक्सोडस का मतलब है सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। इसके लिए एक्सोडस यूज करते हैं। एक ही समय में बहुत सारे लोगों का एक स्थान को छोड़ना, सामूहिक प्रस्थान, निर्गमन, इस अर्थ में हम एक्सोडस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिपार्चर, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एक अर्थ में आप कह सकते हो कि इसका ये सिनोनिम होगा। एक्सोडस का सिनोनिम डिपार्चर, माइग्रेशन, इमिग्रेशन एक अर्थ में रखा जा सकता है। और एंटोनिम की बात करें, अराइवल, इनफ्लक्स एंड इनफ्लो। क्या है? अराइवल, इनफ्लक्स एंड इनफ्लो। इससे पहले अगर आपने लिखा है तो ठीक, नहीं तो फिर तो यहां हिंट मिल ही गया कि भाई मैंने क्या बताया था। एंटोनिम क्या क्या है? अराइवल, इनफ्लक्स एंड इनफ्लो एक अर्थ में एक्सोडस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात की, डिपार्चर, माइग्रेशन, इमिग्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्सोडस आउट ऑफ द वॉर टॉर्न सिटी कंटिन्यूज। क्या है? द एक्सोडस आउट ऑफ द वॉर टॉर्न सिटी कंटिन्यूज। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एक्सोडस, मतलब होता है सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब है सामूहिक तौर पर किसी एक स्थान को छोड़कर बहुत सारे लोग अगर चले जाएं तो इसको जो है उस स्थिति को कहते हैं एक्सोडस। चलिए अगला जो शब्द है वो है रोग। रोग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर सिमिलर पीपल और थिंग्स ऑफन कॉजिंग डैमेज। मतलब है अपने समान व्यक्तियों या वस्तुओं से भिन्न आचरण करने वाला और प्रायः नुकसानदेह। मतलब किसी ग्रुप में कोई है समान आचरण करने के लिए बना हुआ है बट वो कुछ डिफरेंट आचरण करे, विद्रोही की तरह व्यवहार करे और बेसिकली ये डैमेजिंग हो, उसको कहते हैं हम रोग, है ना। बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर सिमिलर पीपल और थिंग्स ऑफन कॉजिंग डैमेज। अपने समान व्यक्तियों या वस्तुओं से भिन्न आचरण करने वाला और प्रायः नुकसानदेह होता है, उसको रोग कहते हैं। धोखेबाज कह सकते हो, एक ही ग्रुप में है, एक ही जैसा व्यवहार करने के लिए वो ग्रुप बना है, बट अगर उसमें से कोई डिफरेंटली बिहेव करे, कुछ गलत कर रहा होता है तो वो बिहेव डिफरेंट दिख जाता है, उसको कहते हैं रोग, है ना। सिनोनिम क्या है? विलेन, स्काउंड्रल एंड स्लिकर। विलेन, स्काउंड्रल एंड स्लिकर एक अर्थ में इसके रोग के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इनोसेंट, हीरो एंड सेंट एक अर्थ में रोग के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या क्या? इनोसेंट, हीरो एंड सेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A special forces unit had gone rogue and was trying to free the hostage। Special forces unit had gone rogue and was trying to free the hostage। इस पेज पर जो पहला शब्द है rogue मतलब होता है behaving differently from other similar people or things often causing damage। मतलब है अपने समान व्यक्तियों या वस्तुओं से भिन्न आचरण करने वाला और प्रायः नुकसानदेह। मतलब है ना, ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, एक ही ग्रुप है, एक ही सपोर्टर ग्रुप है और वो भारत का ही है और फिर वो उस ग्रुप में कोई एक व्यक्ति है जो अजीब व्यवहार कर रहा है और लोगों से डिफरेंट कर रहा है, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बागी हो गया है, विद्रोही हो गया है, तो उसको कहते हैं रोग। चलिए रिलिंक्विश। रिलिंक्विश वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग और टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम। दो बातें यहां पर की, टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग या फिर टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम, मतलब है छोड़ देना, त्याग देना, कोई वस्तु या काम, कोई जिम्मेदारी, कोई क्लेम, उसके लिए हम यूज करते हैं रिलिंक्विश का, है ना। छोड़ देना, त्याग देना, कोई वस्तु या काम, कोई जिम्मेदारी, इस अर्थ में हम रिलिंक्विश का प्रयोग करते हैं। टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग और टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम, इस अर्थ में रिलिंक्विश का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, गिव अप, रिनाउंस, एश्यू। क्या है? गिव अप, रिनाउंस एंड एश्यू एक अर्थ में रिलिंक्विश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, कीप, रिटेन एंड कंटिन्यू। क्या हो जाएगा? कीप, रिटेन एंड कंटिन्यू एक अर्थ में रिलिंक्विश के एंटोनिम के तौर पर यूज किया जा सकता है। रिलिंक्विश का मतलब है टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग और टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम, इस अर्थ में हम रिलिंक्विश का प्रयोग करते हैं। त्याग देना, छोड़ देना, कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई क्लेम, उसके लिए हम रिलिंक्विश का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Here he has relinquished his claim
टू द थ्रोन। क्या है? ही हैज रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है रिलिंक्विश्ड, मतलब होता है टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग और टू गिव अप समथिंग सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम। इस अर्थ में हम रिलिंक्विश का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप और टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी। मतलब है किसी को सोशल ग्रुप के मेंबर होने से मना करना या किसी से मिलने या बात करने से मना करना, किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, किसी व्यक्ति से मिलने या बात करने से इनकार करना। ऑस्ट्रसाइज इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप या फिर टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी। इस अर्थ में ऑस्ट्रसाइज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बॉयकॉट, रिपुडिएट एंड एक्सक्लूड। क्या हो जाएगा? बॉयकॉट, रिपुडिएट एंड एक्सक्लूड एक अर्थ में ऑस्ट्रसाइज के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वेलकम, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड। क्या हो जाएगा? वेलकम, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड एक अर्थ में ऑस्ट्रसाइज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ऑस्ट्रसाइज इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, मतलब होता है टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप या फिर टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी। इस अर्थ में हम ऑस्ट्रसाइज का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना या किसी से मिलने या बात करने से इनकार कर देना। इस अर्थ में हम ऑस्ट्रसाइज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। His colleagues ostracized him after he criticized the company in public। क्या है? His colleagues ostracized him after he criticized the company in public। यानी पब्लिक में जो क्रिटिसाइज किया कंपनी का, उसके दोस्तों ने क्या किया? उसको ऑस्ट्रसाइज कर दिया। मतलब है सामाजिक ग्रुप से बहिष्कार कर दिया। किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना मतलब है कि टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप या फिर टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी। इस अर्थ में यूज करते हैं हम ऑस्ट्रसाइज का। चले अगला जो शब्द है वो है डेल्व। डेल्व वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सर्च इनसाइड समथिंग, किसी की गहरी खोज करना। टू सर्च इनसाइड समथिंग मतलब है किसी की गहरी खोज करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। इस अर्थ में हम डेल्व का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन एंड प्रोब। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन एंड प्रोब एक अर्थ में डेल्व के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंजेक्चर, गेस एंड इग्नोर। क्या हो जाएगा? कंजेक्चर, गेस एंड इग्नोर एक अर्थ में डेल्व के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डेल्व इनटू द बैग एंड brought out a tiny box। क्या है? She delved into the bag and brought out a tiny box। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है delve, मतलब होता है to search inside something, किसी चीज की गहरी खोज करना। इस अर्थ में हम delve का प्रयोग करते हैं। आप investigate कह सकते हैं, examine कह सकते हैं, probe कह सकते हैं, गहरी जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। इस अर्थ में हम delve का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन का आखिरी शब्द है वो है scar। स्कार वर्ब और नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसके कुछ अलग अलग मीनिंग है। अलग क्या है? थोड़ा मीनिंग को मैं ज्यादा इलैबोरेट करना चाह रहा था क्योंकि यहां पर ये शब्द थोड़ा आप यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज्ड हो सकता है। आप यूज करते हो ऐसा तो आप उस जगह पे कुछ और शब्द यूज करते हो, इसको करोगे तो थोड़ा इफेक्टिव होगा। स्कार की जो पहली मीनिंग है वो है अ मार्क दैट इज लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर वुंड हैज हील्ड। मतलब है कि वो निशान जो किसी घाव के ठीक होने के बाद बनता है उसको हम कहते हैं स्कार। क्या है? अ मार्क that is left on the skin after a wound has healed। दूसरा क्या है? a permanent feeling of great sadness or mental pain। याद रखिएगा कि आपके great sadness feelings से रिलेटेड है कि कोई मेंटल पेन है, कुछ ऐसा हो गया, भगवान ना करे किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हो कि भाई उसको वो दुख याद रखना पड़े, लेकिन कभी ऐसा होता है तो वो ऐसी जो परमानेंट फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और मेंटल पेन है उसके लिए भी हम स्कार का प्रयोग करते हैं। स्कार मतलब होता है निशान से, एहसास एक अर्थ में वो भी रख सकते हैं, लेकिन वो जो ग्रेट फीलिंग, ग्रेट सैडनेस और मेंटल पेन की जो परमानेंट फीलिंग है उसके लिए हम स्कार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है मार्क विद स्कार है ना, तो मतलब है निशान, छाप, क्षतिग्रस्त होना या दाग पड़ना। इस अर्थ में स्कार का प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम की बात करें तो मार्क, लीजन एंड ब्लेमिस। क्या है? मार्क, लीजन एंड ब्लेमिस एक अर्थ में स्कार के सिनोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एंटोनिम में मुझे कुछ खास नहीं लगा। ऑर्नामेंट एंड डेकोरेशन एक अर्थ में स्कार के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। क्या? ऑर्नामेंट एंड डेकोरेशन एक अर्थ में स्कार के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये दो सबसे ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। मार्क दैट इज लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर अ वुंड हैज हील्ड, मतलब है जो कोई कट लग गया, कोई घाव ठीक हो गया, उसका जो निशान है
उसको आप स्कार कह सकते हैं। दूसरा है अ परमानेंट फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और मेंटल पेन। इसके लिए भी जो कोई एक बुरा एहसास है, जो एक फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति वाली जो यादें हैं, उसके लिए भी आप स्कार का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हस्बैंड डाइड 4 years ago एंड द स्कार हैजंट हील्ड येट। ये जो है दूसरा वाले का एग्जाम्पल है, परमानेंट फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और मेंटल पेन। माई हस्बैंड डाइड 4 years ago एंड द स्कार हैजंट हील्ड येट, है ना। ये कैसा है, परमानेंट फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस एंड मेंटल पेन। एक और है दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्कार हिम फॉरएवर। अब यहां पर देखिए कि वर्ब टू प्लस एक्शन वर्ड की तरह इस्तेमाल हुआ है कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्कार हिम फॉरएवर, है ना। क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो फॉरएवर स्कार उसके लिए हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्कार हिम फॉरएवर। तो स्कार का दो मीनिंग है, कोई घाव वाव लगे उसके ठीक होने पर जो कट का निशान हो, या फिर कोई परमानेंट फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और मेंटल पेन हो, उसके लिए भी हम स्कार का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 15 शब्द, एक वर्ड ऑफ द डे, यानी टोटल जो 16 शब्द आपने सीखे, सबके सब नए थे, मजेदार थे। सेशन पढ़ करके काफी मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना है, तो कमेंट में आपका स्वागत है। बहरहाल समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। अब यहां पर रिवीजन करके तब सोइएगा और सुबह उठ करके फिर इसको 2-4 बार दोहराइएगा, तो ये सेशन याद हो जाएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।